हेलो फ्रेंड, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने देखा था मौर्य काल, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक के बारे में हमने डिस्कस किया था। मौर्य काल के बाद जो काल आता है मौर्योत्तर काल, उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इस वंश की जो मौर्योत्तर काल है वो ब्राह्मण समाज से संबंधित है। इस वंश की स्थापना के पीछे कई प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है शुंग थे वो ब्राह्मण थे, तो जब मौर्य काल में बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा था तो ब्राह्मण उससे दुखी थे। तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को फिर से आगे लाने के लिए, बौद्ध धर्म को पीछे धकेलने के लिए उन्होंने मौर्य वंश का समापन करके एक ऐसे वंश की स्थापना की जो वैष्णव या ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। तो मौर्यों के बाद जो भारत में दो तीन ऐसे वंश देखने को मिलते हैं जिनकी स्थापना कुछ ब्राह्मण शासकों द्वारा की जाती है। तो इन्हीं परिस्थितियों में छोटे छोटे वंश उभर करके सामने आए और विचित्र साम्राज्य गुप्त काल तक देखने को नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम ब्राह्मण शासकों को पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ वंशों को पढ़ेंगे। जैसे कि शुंग वंश है। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके 150 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल में जो राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी उसको बदलकर विदिशा स्थानांतरित कर दी। इस प्रकार से जो पुष्यमित्र के बारे में एक और बात कही जाती है कि जो हिंदी यूनानी भारत के बाहर से आए थे उनको पराजित किया था पुष्यमित्र ने। इस प्रकार पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म के विकास के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जो पतंजलि के द्वारा आयोजित किए गए थे। इस प्रकार पतंजलि जो पुष्यमित्र थे उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था अग्निमित्र। इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनकी जो प्रेम विवाह हुआ था उनके बारे में कालिदास ने एक रचना की थी जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र। इनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे माल मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है, तो कालिदास की। कालिदास हालांकि गुप्त काल के कवि हैं, लेकिन उन्होंने जो रचना की है वो शुंग वंश से स्थापित अग्निमित्र की प्रेम विवाह से संबंधित की। इस प्रकार मालविका राजकुमारी एवं अग्निमित्र के प्रेम विवाह की जो वर्णन किया गया है वो मालविकाग्नि में रचना में किया गया है, जो कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक रचना है। जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे वो थे देवभूति। अब देवभूति के शासन में जो कुछ हुआ, जैसे कि जो अशोक के स्तूप थे वो रेलिंग थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। इस प्रकार इन्होंने पाषाण या पत्थर से रेलिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था शुंग वंश में। शुंग वंश में वैष्णव धर्म का उत्थान किया गया था, बौद्ध धर्म को पीछे छोड़ दिया था। और मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई थी, शुंग वंश के काल में। इस प्रकार से इनके अंतिम शासक थे वो थे देवभूति। इस प्रकार कन्नौज वंश में देखेंगे हम कि इनके जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर कन्नौज वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार जो कन्नौज वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे सुशर्मा। सुशर्मा के बाद जो मगध का साम्राज्य था और जो वो कन्नौज वंश का साम्राज्य था वो सिकुड़ करके पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था। और जो कलिंग था वो भी स्वतंत्र हो गया था, और जो पाटलिपुत्र तक ही इनका साम्राज्य था वो मतलब छोटा सिकुड़ करके छोटा हो गया था। इस प्रकार से एक और वंश आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुख। राजधानी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में थी। गोदावरी कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र से संबंधित राजधानी स्थित थी। प्रमुख शासक गोमती पुत्र सातकर्णी थे। इस प्रकार सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है
प्रश्न में कि जो भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा है वो कब से प्रारंभ की गई, तो वो सातवाहनों के वंश से प्रारंभ की गई और इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। इस प्रकार से सातवाहनों ने शीशे, चांदी, प्रोटीन, कांसे के सिक्के चलवाए। परिवार में मात्र सत्तात्मक तथा शासन में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। इस प्रकार को अपन समझ सकते हैं कि सातवाहनों ने शीशे के, चांदी के, प्रोटीन, कांसे के सिक्के चलवाए थे। इस प्रकार जो परिवार में मात्र सत्तात्मक, इससे अपन समझ में आ सकती है कि जो स्त्री की जो, इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी थी। परिवार में मात्र सत्तात्मक तथा शासन में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ब्रह्मलिपि तथा प्राकृतिक भाषा का प्रयोग, जो सातवाहन वंश है इसमें हमें ब्रह्मलिपि तथा प्राकृतिक भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। अब जो लास्ट और आखिरी वंश है वो है चेदी वंश। चेदी वंश को महामेघवाहन के वंश के नाम से भी जाना जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो जाता है तथा कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से मिलते हैं, जो उड़ीसा में स्थित है। इस वंश में सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। इसने मगध पर आक्रमण किया और जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लाया। इसे जो नंद वंश के संस्थापक थे पद्मानंद, उन्होंने कलिंग से जीतकर जिनसेन की मूर्ति को मगध लाए थे। खारवेल ने इसी जिनसेन की मूर्ति को जीत लाया और वह कलिंग जीत के ले गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो इसमें सबसे प्रतापी राजा थे उनका नाम राजा खारवेल था। इस प्रकार से हमने आज उत्तर मौर्य काल देखा। उत्तर मौर्य काल 185 से लगभग 73-75 के लगभग चलता है। शुंग वंश देखा, जो पुष्यमित्र थे इनके संस्थापक थे। इस प्रकार से हमने कर्ण वंश देखा। अब जो आगे की वीडियो, इससे आगे का जो वंश है उसको हम देखेंगे कौन क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।